हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। जैसे कि कल भी हम लोगों ने फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री पढ़ी थी कि हमारी इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। पर जो कल थी वो आपकी क्लास अच्छी नहीं हो पाई थी, इस वजह से आज हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो फार्मेसी वर्ड है। फार्मेसी वर्ड कहाँ से आया, कैसे बना, फार्मेसी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फार्मेसी जो वर्ड है वो कैसे बना। फार्मेसी जो आपका वर्ड है वो ग्रीक के फार्माकोन वर्ड से बना है। किससे? फार्मेसी जो आपका वर्ड है वो ग्रीक के फार्माकोन वर्ड से बना है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। ठीक है। फार्मेसी वर्ड आपका कैसे बना? फार्मेसी इज अ ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन मींस ड्रग या फिर मेडिसिन। फार्मेसी जो आपका वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के फार्माकोन से बना है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। इसी को ही हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो क्या है हिंदी में लिखा? फार्मेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फार्माकोन से हुई है। और फार्माकोन का मतलब क्या होता है? दवा या फिर औषधि। पहली लाइन में तो हमारा जो लिखा था वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपका फार्मेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के फार्माकोन से बना है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। अब फार्मेसी है क्या? फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? तो फार्मेसी इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयर एंड डिस्पेंस ड्रग्स। फार्मेसी क्या है? आपकी आर्ट है और क्या है? साइंस है। आर्ट और साइंस कैसे है? जैसे कि हम लोग फार्मेसी के अंदर ड्रग को क्या करते हैं? बनाते हैं। और उसको कैसे डिस्पेंस करना है ये सब हम लोग किसके अंदर सीखते हैं? फार्मेसी के अंदर सीखते हैं। तो फार्मेसी क्या है? आपकी आर्ट है और साइंस है, जिसमें कि हम लोग ड्रग को बनाते हैं कि ड्रग को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे डिस्पेंस करना है, ये सब हम लोग किसके अंदर सीखते हैं? फार्मेसी के अंदर सीखते हैं। अगर आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन फार्मेसी, तो आपको फार्मेसी की डिफिनेशन कैसे लिखना है? तब आपको लिखना है फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इट इज मेन पर्पज इज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फार्मेसी क्या है? आपका एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ड्रग की स्टडी करते हैं। अब फार्मेसी का मेन पर्पज क्या है? जो फार्मेसी है उसका मेन पर्पज है कि जो भी हम ड्रग बना रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। ये क्या है? ये आपका फार्मेसी का पर्पज है। तो जो आपकी फर्स्ट स्लाइड पे जो कुछ भी लिखा था वो हम लोगों ने क्या है? पढ़ लिया है। अगर आपको फर्स्ट स्लाइड पे कोई भी डाउट होता है तब आप बता सकते हैं। ठीक है। तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी आपका एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें कि हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं। ड्रग को कैसे बनाना है, कैसे डिस्पेंस करना है, ये सब हम लोग किसके अंदर सीखते हैं? फार्मेसी के अंदर सीखते हैं। फार्मेसी का मेन पर्पज क्या है? तो फार्मेसी के मेन पर्पज की बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारी ड्रग है वो सेफ है या फिर नहीं है। कोई भी ड्रग हमारी टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सब हम लोग किसके अंदर सीखते हैं? फार्मेसी के अंदर सीखते हैं। इस स्लाइड पे अगर आपको कोई डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है? सिंबल ऑफ फार्मेसी, बाउल ऑफ हाइजीन। आपने क्या सुना? जो फार्मेसी का सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? बाउल ऑफ हाइजीन। बाउल ऑफ हाइजीन को ही क्या कहा जाता है? फार्मेसी का सिंबल कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्या है? ये आपके फार्मेसी का सिंबल है। अब इस फार्मेसी के सिंबल में होता क्या क्या है? इसमें एक आपका बाउल होता है, दूसरा क्या होता है? स्नेक होता है। मतलब कि एक सांप होता है और एक कटोरा होता है। जो सांप होता है वो बाउल के चारों तरफ क्या होता है? लिपटा हुआ होता है। बाउल किसको रिप्रेजेंट करता है? बाउल जो आपको रिप्रेजेंट करता है हाइजिया को रिप्रेजेंट करता है, और स्नेक आपके रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका फार्मेसी का सिंबल है उसको क्या कहते हैं? बाउल ऑफ हाइजीन।
बाउल ऑफ हाइजीन को ही फार्मेसी का सिंबल कहा जाता है। ये क्या है आपका बाउल ऑफ हाइजीन है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्नैक रैप्ड अराउंड ए बाउल। इसमें आपका एक बाउल होता है और एक आपका क्या होता है स्नैक होता है। जो स्नैक होता है वो बाउल के चारों तरफ क्या होता है लिपटा हुआ होता है। स्नैक किसको रिप्रेजेंट करता है? स्नैक आपकी मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। और बाउल किसको रिप्रेजेंट करता है? बाउल हाइजिया को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हाइजिया क्या है? हाइजिया आपकी एक ग्रीक की देवी थी, ठीक है, जिनको कि हम लोग हेल्थ, हाइजीन और सफाई की देवी भी मानते हैं। क्या हाइजिया कौन है? हाइजिया आपकी जो हाइजिया है वो ग्रीक की देवी है। इनको हम लोग हेल्थ, हाइजीन और सफाई की देवी मानी जाती हैं। ठीक है, तो आपके फार्मेसी का सिंबल क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा कि बाउल ऑफ हाइजीन को ही फार्मेसी का सिंबल कहा जाता है। इसमें आपका एक कटोरा होता है और एक सांप होता है। जो सांप होता है वो कटोरे के चारों तरफ क्या होता है लिपटा हुआ होता है। तो जो आपका स्नैक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्नैक रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन को। और जो आपका बाउल होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइजिया को। हाइजिया आपकी एक ग्रीक की देवी थी जो कि हेल्थ, हाइजीन और सफाई की देवी मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है? ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग फार्मास्यूटिक्स की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स की डिफिनेशन क्या है। फार्मास्यूटिक्स क्या है? आपकी फार्मेसी की ही एक ब्रांच है। क्या है? फार्मास्यूटिक्स आपकी फार्मेसी की ही एक ब्रांच है। इसके अंदर हम लोग डोजेज फॉर्म को कैसे बनाना है। अब ये डोजेज फॉर्म क्या है? जैसे कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास पास जा रहा है तो वो डॉक्टर पेशेंट को किस फॉर्म में मेडिसिन दे रहा है। टैबलेट दे रहा है, कैप्सूल दे रहा है, इलेक्सर दे रहा है, ठीक है, इंजेक्शन लगा रहा है, ऑइंटमेंट दे रहा है। तो ये जो आपकी टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है, इलेक्सर है, इमल्शन है, ये सब क्या है? आपके डोजेस फॉर्म है। तो फार्मास्यूटिक्स आपकी फार्मेसी की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि जो भी आपकी डोजेस फॉर्म है उनको कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सारे के सारे डोजेस फॉर्म की स्टडी करेंगे। किसके अंदर? फार्मास्यूटिक्स के अंदर। अब जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वो है आपका क्या? हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। कि जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है इंडिया के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी दो हमने जो भी स्लाइड पढ़ाई है उस पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया। कि जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है इंडिया के अंदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल वाज वेल डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडिया बिफोर सेंचुरी 226 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट अशोका। जैसे कि जो आपका हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट था वो आपका कब आया? हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट आपका जो अशोक के काल में ही क्या था? अच्छी तरीके से विकसित हो गया था। जो आपका हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है मतलब कि अस्पताल की अवधारणा है वो भारत में कब आई? वो भारत में आपकी ईसा पूर्व सन 226 के समय में महान अशोक के काल में अच्छी तरीके से क्या हो गई थी? विकसित हो गई थी। पर हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट तो आपका डेवलप हो गया था। उस टाइम ट्रीटमेंट कैसे करते थे? मेडिसिन तो आपकी कोई थी नहीं, तो ट्रीटमेंट के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे? तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोल्ड वाटर का यूज़ करते थे, लीव का यूज़ करते थे और एनिमल एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते थे। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या है? डेट टाइम लीव्स, कोल्ड वाटर, एनिमल एक्सट्रैक्ट्स, इट इज़ आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। जैसे कि जो आपका हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है वो आपका कब डेवलप हुआ? वो आपका भारत में ईसा पूर्व 226 के समय में महान अशोक के काल में अच्छी तरीके से विकसित हो गया था। पर उस टाइम पे हम लोगों के पास मेडिसिन नहीं होती थी। तो ट्रीटमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे? लीफ का यूज़ करते थे, मतलब कि पत्तियों का यूज़ करते थे, कोल्ड वाटर ठंडे पानी का यूज़ करते थे और एनिमल एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फिर जो आपका थर्ड लाइन में लिखा है इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा। भारत के पास दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, वो क्या है? आयुर्वेदा सिस्टम है।
कौन सा सिस्टम है? आपका आयुर्वेदा सिस्टम है। ठीक है, भारत के पास दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में से एक कौन सा आपका सिस्टम है? वो है आपका आयुर्वेदा सिस्टम। तो इस स्लाइड में आपका क्या है, जो आपका हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट था वो कब डेवलप हुआ? वो आपके ग्रेट अशोक के पीरियड में क्या हो गया था, पूरी अच्छी तरीके से डेवलप हो गया था। उस टाइम हम लोगों के पास मेडिसिन तो होती नहीं थी, पर ट्रीटमेंट के लिए किसका किसका यूज़ करते थे? लीफ का यूज़ करते थे, कोल्ड वाटर का यूज़ करते थे, और एनिमल एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए। जो आपका आयुर्वेदा सिस्टम है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे क्या है, प्राचीन सिस्टम माना जाता है। प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से क्या है, एक है। ठीक है, इस स्लाइड पे कुछ भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रिपीट मैम। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, जो आपका हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कब डेवलप हुआ? वो आपके ग्रेट अशोक के पीरियड में ही पूरी तरीके से क्या हो गया था, विकसित हो गया था, डेवलप हो गया था। पर उस टाइम पे मेडिसिन तो हम लोगों के पास होती ही नहीं थी। पर मेडिसिन की तरह, मतलब कि मेडिसिन की जगह पर किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए? तब उस टाइम पे मेडिसिन नहीं होती थी, पर ट्रीटमेंट के लिए लीफ का यूज़ करते थे, मतलब कि पत्तियों का यूज़ करते थे, ठंडे पानी का यूज़ करते थे, और एनिमल एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते थे। अगर कोई पेशेंट बीमार हो गया है, चोट लग गई है, तो हम लोग समझो क्रूड ड्रग से क्या करते थे, जो भी आपकी क्रूड ड्रग होती हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, उस टाइप से क्या करते थे, लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा। इसमें क्या बताया गया है, भारत के दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कौन सी है? आपकी आयुर्वेदा सिस्टम है। मतलब कि आयुर्वेदा सिस्टम आपकी सबसे प्राचीन प्रणाली है, जिससे कि हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या बताया गया है, चर्क इज नॉन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। जो चर्क है उनको क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। मतलब कि फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहा जाता है, चर्क को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। इन हिज बुक चर्क संहिता ही मेंशन अराउंड 340 मेडिसिनल प्लांट एंड अबाउट 200 टाइप्स ऑफ एनिमल। ठीक है, जो चर्क है उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, चर्क संहिता। चर्क संहिता के अंदर क्या बताया गया है, 340 प्लांट के बारे में बताया गया है, और 200 टाइप के एनिमल के बारे में बताया गया है कि कैसे हम 340 प्लांट से लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कैसे 200 एनिमल का एक्सट्रैक्ट निकाल के हम लोग लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सब आपके किसके अंदर लिखा है, चर्क संहिता के अंदर बताया गया है। चर्क संहिता जो बुक है किसने लिखी, वो आपके चर्क ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इन द 1500 इंडियंस ड्रग्स एंड हर्ब्स स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग यूरोप। जैसे कि इंडिया के लोग क्या करते थे, लीव, कोल्ड वाटर और आपके जो एनिमल एक्सट्रैक्ट से ट्रीटमेंट करते थे, ये यूरोप में भी लोग क्या करने लगे, इसका यूज़ करने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, 1500 ईस्वी में, मतलब कि 16वीं शताब्दी में भारतीय औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ जो थी वो यूरोप को भी प्रभावित करने लगी। यूरोप वाले लोग भी जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट करने लगे। जड़ी बूटियां जैसे कि पत्तियों से ट्रीटमेंट करने लगे, आपकी तुलसी की पत्ती से ट्रीटमेंट करने लगे। इस टाइप से यूरोप वाले लोग भी आपकी जड़ी बूटियों से क्या करने लगे, ट्रीटमेंट करने लगे। In 1664, the first general hospital in India was established in Chennai. ठीक है, 1664 में आपका सबसे पहला जनरल हॉस्पिटल क्या हुआ, स्टेबलाइज्ड हुआ। कहाँ हुआ, आपका चेन्नई में हुआ। ठीक है, 1664 में क्या हुआ, भारत का सबसे पहले जनरल हॉस्पिटल स्टेबलाइज्ड हुआ, और ये कहाँ हुआ, ये आपका चेन्नई में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, आपका चेन्नई में हुआ। स्लाइड पे आपका क्या रहने वाला है, इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, द एलोपैथिक और वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम टू इंडिया along with ब्रिटिश ट्रेड्स एंड इट बिकम पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी। जो आपका एलोपैथिक और पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली है वो आपकी भारत में कब आई, वो आपकी भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ ही क्या थी, आ गई थी। कब आई, 19वीं सदी में ये क्या हुई थी, आपकी लोकप्रिय हो गई थी और आपकी इंडिया में आ गई थी। द लंदन फार्माकोपिया वाज फर्स्ट मेड अवेलेबल इन इंडिया इन 1824 इन द
फॉर्म ऑफ ए हिंदुस्तानी वर्जन। जो आपकी लंदन फार्माकोपिया है, लंदन फार्माकोपिया का जो हिंदुस्तानी वर्जन है वो आपका इंडिया में कब अवेलेबल हुआ? वो आपका इंडिया में 1824 में अवेलेबल हुआ। कब हुआ? 1824 में क्या हुआ? अवेलेबल हुआ। इन 1840 गोवा मेडिकल कॉलेज वाज स्टेबलाइज्ड इन पणजी। 1840 में क्या हुआ? गोवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ हुई? पणजी में हुई। कहाँ हुई? आपकी पणजी में हुई। कब हुई? 1840 में हुई। ठीक है, तो इसमें आपकी स्लाइड में क्या बताया गया, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। एलोपैथिक या फिर पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ आई, जो कि आपकी 19वीं शताब्दी में क्या हो गई? 19वीं शताब्दी में बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। अब जो आपका लंदन फार्माकोपिया है उसका हिंदुस्तानी वर्जन आपका इंडिया में 1824 में क्या हो गया था? अवेलेबल हो गया था। लंदन फार्माकोपिया पहली बार 1824 में भारत हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में उपलब्ध कराई गई। कब कराई गई? 1824 में कराई गई। फिर लास्ट में आपका क्या यहाँ पे लिखा है? इन 1840 गोवा मेडिकल कॉलेज वाज स्टेबलाइज्ड इन पणजी। 1800 आपके 40 में गोवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और कहाँ हुई? पणजी में हुई। ठीक है, तो इस स्लाइड पे आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। फिर 1841 में बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वाज पब्लिश। जो 1841 में क्या हुआ? आपकी बंगाल डिस्पेंसरी और फार्माकोपिया क्या हुई? प्रकाशित की गई। कब की गई? 1841 में आपकी बंगाल डिस्पेंसरी और फार्माकोपिया प्रकाशित की गई। कब की गई? 1841 में आपकी बंगाल डिस्पेंसरी और फार्माकोपिया प्रकाशित की गई। 1843 में क्या हुआ? लंदन फार्माकोपिया मेड अवेलेबल इन हिंदुस्तानी बंगाली वर्जन। 1843 में आपकी जो लंदन फार्माकोपिया थी उसका बंगाली वर्जन, हिंदी और बंगाली वर्जन क्या हुआ? अवेलेबल हुआ। मतलब कि 1843 में आपकी जो लंदन फार्माकोपिया थी उसका हिंदी और बंगाली संस्करणों में उपलब्ध कराई गई। उसका हिंदी वर्जन भी आ गया और आपका बंगाली वर्जन भी आ गया लंदन फार्माकोपिया का। कब आया? आपका 1843 में आया। 1864 में क्या हुआ? आपका बंगाल फार्माकोपिया, 1864 में आपकी बंगाल फार्माकोपिया स्टेबलाइज्ड हुई। 1874 में आपका क्या हुआ? रेगुलर 2 ईयर कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन एमएमसी। जैसे कि जो आपका ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट कोर्स है, डी फार्मा कोर्स को ही क्या कहते हैं? ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट कोर्स कहते हैं। तो 1874 में आपका डी फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ। सबसे पहले डी फार्मा कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले डी फार्मा कोर्स आपका एमएमसी में स्टार्ट हुआ। अब ये एमएमसी क्या है? जैसे कि आपका एमएमसी की फुल फॉर्म है मद्रास मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले डी फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ, जो कि 1874 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1874 में आपका ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट कोर्स शुरू हुआ। ठीक है, 1841 में क्या हुआ? आपकी बंगाल डिस्पेंसरी और फार्माकोपिया पब्लिश हुई। कब हुई? वो आपकी 1841 में हुई। 1843 में लंदन फार्माकोपिया मेड अवेलेबल इन दी बंगाली वर्जन, हिंदी एंड बंगाली वर्जन। जो आपकी लंदन फार्माकोपिया है इसका हिंदी और बंगाली वर्जन कब आया? वो आपका 1843 में आया। ठीक है, किसका? लंदन फार्माकोपिया का हिंदी और बंगाली वर्जन आपका कब आया? 1843 में आया। 1864 में आपकी बंगाल फार्माकोपिया आ गई। अब ये फार्माकोपिया क्या है? जैसे कि बार बार ये वर्ड आ रहा है कि फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है। इस स्टैंडर्ड बुक के अंदर लिखा क्या होता है? हम इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चलती हैं उनको कैसे बनाना है,
उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, मेडिसिन बनाते हैं तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब किसके अंदर लिखा है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। तो फार्माकोपिया क्या है आपको समझ में आ गया होगा। 1864 में आपकी बंगाल फार्माकोपिया आई और 1874 में आपका डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1874 में आपका क्या स्टार्ट हुआ, डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, मद्रास मेडिकल कॉलेज में आपका डी फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ। फिर है आपका 1930, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैन आर एन चोपड़ा, ठीक है। 1930 में क्या हुआ, जैसे कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और किस नाम से जानते हैं, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को हम लोग चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। किस कमेटी के नाम से जानते हैं, चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। जो आपकी ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी है, इसका गठन कब हुआ था, ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी का गठन आपका 11 अगस्त 1930 को हुआ। इस कमेटी को हम लोग चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो आपके थे आर एन चोपड़ा। आर एन चोपड़ा का पूरा नाम क्या है, रामनाथ चोपड़ा। सेक्रेटरी कौन था, इस मतलब कि जो आपकी चोपड़ा कमेटी थी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी, इसका सेक्रेटरी कौन था, इसके सेक्रेटरी थे आपके गोविंद नायर जी, ठीक है। कौन थे, गोविंद नायर जी। और असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन था, डॉक्टर बी मुखर्जी। तो इसमें 3 मेंबर थे, एक आपका चेयरमैन, ठीक है, दूसरे आपके वो क्या कहते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। इसके अलावा भी 3 मेंबर और थे आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी में। तो 1930 में आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो गठन है वो 11 अगस्त 1930 को हुआ। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को हम लोग चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो आपके चेयरमैन थे वो आर एन चोपड़ा थे, सेक्रेटरी थे आपके गोविंद नायर जी और असिस्टेंट सेक्रेटरी थे आपके डॉक्टर बी मुखर्जी। इन 3 लोगों के साथ साथ 3 मेंबर और भी थे आपके ड्रग इंक्वायरी कमेटी में, ठीक है। फिर 1935 में क्या हुआ, इन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विथ एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड यूपीपीए। 1935 में भारत में पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो कि एक शैक्षिक मंच थी, उसकी क्या हुई, स्थापना हुई। अब ये जो आपका यूपीपीए है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई, आपकी 1935 में हुई। 1937 से 1938 के बीच में क्या हुआ आपका, प्रोफेशनल एमएल शॉप, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसको कहा जाता है, एमएल शॉप को कहा जाता है, मतलब कि प्रोफेशनल एमएल शॉप को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, स्टार्ट रेगुलर डिग्री कोर्स ऑफ बी फार्मा एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो आपके प्रोफेशनल एमएल शॉप थे, इन्होंने क्या किया, बी फार्मा कोर्स स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, 1937 से 1938 के बीच में इन्होंने बी फार्मा कोर्स स्टार्ट कर दिया। अब जो आपका बी फार्मा कोर्स था, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, वो आपका बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपका बी फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 1937 से 1938 के बीच में हुआ। सबसे पहले बी फार्मा कोर्स किसने स्टार्ट किया, तो जो आपके सबसे पहले जो बी फार्मा कोर्स स्टार्ट किया वो प्रोफेशनल एमएल श्रॉफ जी ने किया, ठीक है। फिर लास्ट में यही आपका बताया गया, हिंदी में लिखा है कि 1937 से 1938 के बीच में प्रोफेसर एमएल श्रॉफ, जिन्हें भारतीय फार्मेसी का जनक कहा जाता है, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बी फार्मा की नियमित डिग्री कोर्स की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। ये सारी आपकी फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री है जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो इस स्लाइड पे आपको कोई डाउट होता है तब आप बता सकते हैं। फिर 1940 में क्या हुआ, सुबोध कुमार पंत फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल एमएल शॉप स्टार्टेड एम फार्मा इन बीएचयू।
1940 में सुबोध कुमार पंत ने क्या किया, सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट छात्र बने। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट छात्र कौन थे, आपके सुबोध कुमार पंत थे। इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कब कंप्लीट किया, 1940 में किया। ठीक है, 1940 में ही एमएल श्रॉफ ने क्या किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एम फार्मा कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। कब एम फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ, 1940 में हुआ। कहाँ हुआ सबसे पहले, तो BHU मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपका एम फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ। वहीं पर ही आपका क्या हुआ, सबसे पहले बी फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ। बी फार्मा कोर्स और एम फार्मा कोर्स किसने स्टार्ट किया, तो बी फार्मा और एम फार्मा जो कोर्स है वो सबसे पहले प्रोफेशनल एमएल श्रॉफ ने स्टार्ट किया। कहाँ किया, आपका BHU में किया। ठीक है, और इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट छात्र कौन बने, तो सबसे पहले जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थे वो थे आपके सुबोध कुमार पंत। इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, तो इन्होंने अपना 1940 में कंप्लीट किया। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, 1949 में क्या हुआ, आपकी PCI का गठन हुआ। PCI का गठन कब हुआ, 1949 में हुआ। 1953 में आपका फर्स्ट ER मतलब कि एजुकेशन रेगुलेशन वाज फ्रेम्ड एंड स्टार्टेड डी फार्मा। 1953 में क्या हुआ, सबसे पहला एजुकेशन रेगुलेशन बनाया गया। वो भी किस कोर्स के लिए बनाया गया, डी फार्मा कोर्स के लिए बनाया गया। अब ये एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, जैसे कि जो आपका डी फार्मा कोर्स है वो कितने साल का होगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और इस सब्जेक्ट में थ्योरी कितने नंबर की होगी, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे में कंप्लीट करना है, लैब कैसी होनी चाहिए आपकी, आपके कॉलेज में कितने टीचर होने चाहिए, ये सब जो आपका लिखा है वो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर लिखा है। ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन क्या है कि आपका डी फार्मा कोर्स कितने साल का होना चाहिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपके कितने सब्जेक्ट होंगे, डी फार्मा सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होंगे, इन सब्जेक्ट को कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, मतलब कि कितने टीचर पढ़ाएंगे, आपकी लैब कैसी हो, और आपकी थ्योरी कितने नंबर की होगी, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर आता है। तो जो आपका एजुकेशन रेगुलेशन बनाया गया था सबसे पहले किस कोर्स के लिए बनाया गया था, एजुकेशन रेगुलेशन आपका सबसे पहले डी फार्मा कोर्स के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, आपका 1953 में बनाया गया। 1955 में क्या हुआ, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया का सबसे पहला एडिशन आया। ठीक है, फार्माकोपिया हम बता चुके हैं कि फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है। हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। फार्माकोपिया आपकी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, मार्टिनडल फार्माकोपिया है। तो अलग अलग टाइप की आपकी फार्माकोपिया होती हैं। तो जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है उसका जो सबसे पहला एडिशन आया वो कब आया, 1955 में आया। इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक टोटल कितने एडिशन आए हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक टोटल 9 एडिशन आपके आए हैं। अब वो एडिशन कब आए, किस सन में आए, ये सब हम लोग जब आपका फार्माकोपिया टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। तो इस स्लाइड पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1940 में सुबोध कुमार पंत सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट छात्र बने, और 1940 में ही डॉक्टर प्रोफेशनल एमएल श्रॉफ ने क्या किया, एम फार्मा कोर्स स्टार्ट कर दिया। कहाँ स्टार्ट करा, BHU में कर दिया। 1949 में आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि PCI का गठन हुआ। 1953 में आपका एजुकेशन रेगुलेशन बनाया गया, किस कोर्स के लिए बनाया गया, डी फार्मा कोर्स के लिए बनाया गया। और 1955 में आपकी इंडियन फार्माकोपिया का सबसे पहला एडिशन क्या हो गया, आ गया। अब 1991 में क्या हुआ, नाइपर इन माहौली,
1991 में क्या हुआ, माहौली मतलब कि पंजाब में नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना हुई। कहाँ हुई, आपकी माहौली में हुई। कब हुई, 1991 में हुई। तो ये जो आपकी हिस्ट्री थी, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फार्मेसी कोर्स इन इंडिया, कि हमारी इंडिया के अंदर कौन कौन से फार्मेसी कोर्स चल रहे हैं। आपका डी फार्मा मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये कोर्स आपका कितने साल का है, 2 साल का कोर्स है। फिर उसके बाद है बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो आपका बी फार्मा कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है। अगर आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद तुरंत ही आप बी फार्मा कोर्स करते हैं तो ये 4 साल की जगह आपका कोर्स कितने साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है। एम फार्मा कोर्स है मास्टर ऑफ फार्मेसी, पीएचडी है मतलब कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद में है आपका पीएचडी, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी। तो ये कोर्स हैं जो कि अपने इंडिया के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। ये फार्मेसी के कोर्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर चल रहे हैं। डी फार्मा कोर्स है, बी फार्मा कोर्स है, आपका एम फार्मा कोर्स है, पीएचडी है, ये सारे आपके कोर्स हो गए। अब हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ कोई भी कोर्स करते हैं, तो उस कोर्स को करने के बाद क्या करियर है, हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक जो है फार्मेसी एज अ करियर, कि फार्मेसी करने के बाद क्या क्या करियर है, कहाँ कहाँ हम लोग जॉब कर सकते हैं। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन है। सबसे पहला क्या है आपका प्रैक्टिस, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कम्युनिटी में कर सकते हैं, क्लिनिक पर कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो पहला जो आपका ऑप्शन था वो क्या था, प्रैक्टिस। दूसरा है आप इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्री में क्या क्या वर्क कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में वर्क कर सकते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में वर्क कर सकते हैं, पैकेजिंग में वर्क कर सकते हैं, सेल मार्केटिंग रेगुलेटरी में भी क्या कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं। थर्ड है आपका अदर। अदर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक है, ठीक है। फिर आपका रिसर्च, कहीं आप रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, कहीं आप पढ़ा सकते हैं। पर जैसे कि आप डी फार्मा के बाद डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, आप बी फार्मा करने के बाद ही क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। रेगुलेटरी है आपका, फिर क्या है, क्लिनिकल रिसर्च, ये सारे आप वर्क कर सकते हैं डी फार्मा करने के बाद। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन रहते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं, प्रैक्टिस, इंडस्ट्री या फिर कोई अदर काम। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम अपनी हायर स्टडी कर सकते हैं, डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है, एम फार्मा कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो पहला है आपका प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अदर, ठीक है, अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। तो हम लोग जो प्रैक्टिस की बात करेंगे, प्रैक्टिस में जैसे कम्युनिटी पे वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक पे वर्क कर सकते हैं, और हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम लोग कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन है, ठीक है, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल है, पैकेजिंग है, सेल मार्केटिंग एंड रेगुलेटरी है। फिर थर्ड जो आपका ऑप्शन है अदर। अदर में आप अपनी हायर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर टीचिंग है, रेगुलेटरी है, क्लिनिकल रिसर्च है। तो ये है आपके फार्मेसी एज अ करियर टॉपिक, कि हम लोग फार्मेसी करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास भी कंटिन्यू ले सकें। तो हमारा जो ये टॉपिक था कि हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये आपका कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे कि फार्माकोपिया क्या है। ठीक है, फार्माकोपिया के टाइप के बारे में, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, जितने भी आपके फार्माकोपिया के टाइप है वो हम लोग लेक्चर सेकंड में बात करेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा ये लोग आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस